लेक्चर में मैंने प्रश्न नंबर 6 का ए पार्ट करा दिया था और मैंने आपसे कहा था कि बाकी के पार्ट्स आप खुद ब खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने बाकी पार्ट्स को खुद ब खुद ट्राई किया होगा, है ना। जिन बच्चों से नहीं निकले वो अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बाकी के चारों पार्ट्स करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये बी पार्ट देख लो बेटा। बी पार्ट में हमें फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है 10 - 6x - 2x²। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है वो किस अंतराल में निरंतर वर्धमान है और किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता था? हम इसका डेरिवेटिव ज्ञात करते थे, तो कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ये आएगा -6 - 4x। फिर हम क्या करते थे? फिर हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते थे। मैंने को बताया था ना कि जब भी आपको अंतराल ज्ञात करना हो तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? इस एफ डैश एक्स को 0 बराबर रख दो। ये जो हमारा एफ डैश एक्स आया ना, इसको रख दो 0 के बराबर। यहाँ से एक्स के वैल्यू निकाल लो। जब एक्स के वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगी -3/2, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाओ और इस नंबर लाइन पर इस क्रांतिक बिंदु को प्लॉट कर दो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास दो इंटरवल आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो अब एक काम करो, इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठा लो, है ना। तो -1.5 से बड़ा कोई भी पॉइंट उठाना। मान लो कि तुमने 0 उठा लिया। 0 -1.5 से बड़ा ही तो होता है। तो 0 को तुम इस फंक्शन के अंदर पुट करो भैया, है ना। इसके अंदर पुट मत कर देना, इसके अंदर पुट करना है, क्योंकि तुमने एफ डैश एक्स के क्रांतिक बिंदु ज्ञात करें बेटा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इसके अंदर पुट करो। 0 को अगर तुम इसके अंदर पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है? आपको आंसर नेगेटिव मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में नेगेटिव है, ठीक है। अब इस इंटरवल का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, -1.5 से छोटा, -1.5 से छोटा कोई भी एक पॉइंट बता दो भैया। मान लो कि तुमने -2 उठा लिया। -2 को इसके अंदर पुट करो। जब पुट करो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है? तो तुम कहोगे सर पॉजिटिव मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल के अंदर ये जो हमारा डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जिस इंटरवल में डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है, इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो रहा होगा? निरंतर ह्रासमान हो रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? यही तो बताया था। और जिस इंटरवल में हमारा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो फंक्शन है वो उस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है। सिंपल। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बेटा। समझ में आया? बिल्कुल आसान, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी तुमको, है ना। अपना ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ज़्यादा तिकड़मबाजी में पड़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी। बस स्टेप का ध्यान रखिए, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके आंसर निकल जाएंगे सारे के सारे। समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी वैसे ही है जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन थे, ठीक है। ये हमें फंक्शन दे रखा है, हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है और किस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आएगा -6x² -18x -12, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता था? क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते थे। तो करते हैं क्रांतिक बिंदु ज्ञात। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है। रख दो। इसका 12 बराबर 0। इन सब में से -6 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो -6 को कॉमन निकाल लिया। ये हो गया x² जमा में 6 × 18, 6 दूनी 12। थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। तो -6 x² जमा में 2x जमा 1x फैक्टर कर लिए बराबर 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। -6 गुना में x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, अंदर बच गया x+2। यहाँ पर भी x+2 बचना चाहिए, तो बाहर आएगा +1 बराबर 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा।
ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों में गुणा करने पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जीरो पाएगा। तो x+1 अगर जीरो होगा तो x के लिए क्या आ जाएगी -1, इसको जो आप रखो तो x के लिए क्या आ जाएगी -2। तो ये दोनों हमारे क्रांतिक बिंदु आ गए। अब क्रांतिक बिंदु को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो भैया, है ना। तो कुछ इस तरीके से प्लॉट करना। अब कहें सर -2 को पहले क्यों लिखा, क्योंकि जब आप नंबर लाइन पर चीज़ें लिखते हैं तो छोटे वाली चीज़ें लेफ्ट साइड में आती हैं, फिर धीरे 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 बढ़ती हैं। तो -1 से -2 में छोटा कौन है, -2 छोटा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसलिए -2 को पहले लिखेंगे, फिर -1 को, उसके बाद जीरो, फिर जीरो, फिर 1, ऐसे चलता है ना बेटा, तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटरवल बन गए भैया, है ना। एक तो ये, एक ये और एक ये। तो -1 से बड़े वाले अंक ले लो एक बार, -1 से बड़े वाले अंक ले लो, और उसके लिए चेक करो कि भाई -1 से बड़े इस इंटरवल के लिए आप ये चेक करो कि इस इंटरवल के लिए जो हमारा डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चेक करो। तो -1 से बड़ा कोई भी अंक ले लो, मान लो कि तुमने ले लिया 0 ले लिया। अब 0 को इसके अंदर ढाल दो, 0 को इसके अंदर ढालोगे तो क्या आएगा आपका -12 आएगा, है ना। इसके अंदर ढालो चाहे इसके अंदर ढालो, आपकी मर्जी है भैया, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है ना। इसको अगर तुम मॉडिफाई करोगे तो यही तो बनेगा। तो चाहे तुम इसके अंदर ढालो चाहे तुम इसके अंदर ढालो, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 0 को इसके अंदर डालेंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा जी, इसके बीच का कोई अंक ले लो, मान लो -1.5 ले लिया। अब -1.5 को इसके अंदर ढालना, अब कौन से इसके अंदर ढालेंगे तो भाई कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर ढाल कर देख लेते हैं बराबर से। तो -1.5 को इसके अंदर ढाल लो, ढालोगे तो हो जाएगा -1.5 प्लस का 1, माइनस का आधा नेगेटिव, ये हो जाएगा जी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है ही। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझे, इसके अंदर ढालने से तो जल्दी पता चल गया, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती। अब -∞ से -2 के बीच का कोई अंक ले लो, मान लो कि तुम ले लिया -3, है ना। अब -3 को इसके अंदर ढालना, इसके अंदर ढालो तो कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाएगी ना भैया, इसके अंदर ढालने में फ़ायदा है। इसके अंदर ढाल लो तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तीन चीज़ अगर नेगेटिव हो, गुणा हो रही हो, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, अल्टीमेटली नेगेटिव ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो हमारा डेरिवेटिव है वो किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है। तो आप कहेंगे कि यहाँ इस इंटरवल में तो पॉजिटिव है, यहाँ -2 से -1, ये वाला जो इंटरवल है ना, इसके लिए हमारा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल के लिए, चाहे तो आप इंटरवल लिख दो यहाँ पे, चाहे ना भी लिखो तब भी चलेगा, क्योंकि एक बार आपने लिख लिया ना, मैं लिख ही देता हूँ। इस इंटरवल के लिए ये जो हमारा फंक्शन है वो निरंतर वर्धमान है। ठीक है भाई, निरंतर वर्धमान कहाँ है वो तो हमने बता दिया। अब हमें बताना है कि भाई निरंतर ह्रासमान कहाँ है, कहाँ है, इन दो इंटरवल में। लिख दो इस चीज़ को, यहाँ एक तो ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल, इसके लिए, इन दोनों इंटरवल के लिए जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों इंटरवल के लिए जो हमारा फंक्शन है वो निरंतर ह्रासमान है। समझे, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, आसान ही था, कुछ भी नई चीज़ नहीं थी इसके अंदर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डी क्वेश्चन भी बहुत आसान है, वीडियो पॉज करके आपको खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, इसका डेरिवेटिव लेते थे अपन। तो इसका डेरिवेटिव लेना, यह जाएगा -9 -2x। अब क्या करते थे, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते थे। क्रांतिक बिंदु को ज्ञात करने का तरीका क्या होता था, इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। अब यहाँ से x के लिए निकाल लो, x के लिए आ जाएगी 9/-2, यानी कि माइनस का 4.5 आ गया, है ना। माइनस के 4.5 को तुम कहाँ पे प्लॉट करोगे, माइनस का 4.5 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, यही स्टेप होता था ना भैया। तो इसको हमने कर लिया जी नंबर लाइन पे प्लॉट। अब -4.5 से बड़ा कोई अंक ले लो, मान लो कि 0 ले लिया। 0 को अगर तुम यहाँ पे प्लॉट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, आपका आंसर नेगेटिव मिलेगा। -4.5 से छोटा कोई अंक ले लो, मान लो कि -5 ले लिया। -5 को यहाँ पे प्लॉट करना क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में नेगेटिव है और इस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो उसी बात को आप यहाँ पे कह दो, आप कह दो कि यहाँ जो हमारा डेरिवेटिव है
वो इस इंटरवल में तो नेगेटिव है ना। अब उसको लिखो कैसे, आप कह देना यहाँ इस इंटरवल में -4.5 से, -4.5 मतलब -9/2 से इन्फिनिटी में जो हमारा डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन होगा वो इस इंटरवल में क्या हो रहा होगा, इस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान हो रहा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उस बात को भी लिख दीजिए कि भैया इस इंटरवल में डेरिवेटिव हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो रहा होगा, वो हमारा निरंतर बढ़ रहा होगा। समझे, यहाँ पर भी आप इंटरवल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने सिंपल कर दिया। आसान था, कहने का मतलब कि इस इंटरवल में तो फंक्शन घट रहा है और इस इंटरवल में फंक्शन बढ़ रहा है, सीधी सी बात ये है। आसान है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये ई वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो स्टेप बताए सिर्फ वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भैया, तो दो फंक्शन है जी, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, दूसरा सेम, प्लस में पहले वाला सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना, तो पावर डाउन वन वाला ट्रिक लगेगा, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। कहने का मतलब कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो ऐसा ऐसा आएगा भाई। अब अब क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं, स्टेप यही होता था ना, तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए जो डेरिवेटिव है इसको शून्य के बराबर रख दो, है ना, तो इसको रख देते हैं भैया शून्य के बराबर। तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे दो पद हैं, इन दो पदों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, आपके सर x+1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, और x-3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और 3 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी x-3, और यहाँ पे हो जाएगा जी x+1। तो कुछ ऐसा ऐसा हो गया, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये जो है ये हमें किस तरीके से दिखाई देगा, सॉल्व करना है इसको, ये हो जाएगा जी 2x-2, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी भाई, ये इन सभी चीज़ों की गुणा करने पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, है ना। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, 3 तो जीरो हो नहीं सकता। अगर मैं इसको जीरो अब रखूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1। इसको जीरो अब रखूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3। इसको जीरो अब रखूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो हमारे पास 3 क्रांतिक बिंदु ये आ गए हैं। इनको इनको अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। कर दीजिए नंबर लाइन पे प्लॉट। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा जी -∞ से फिर -1, फिर आएगा जी हमारा 1, और फिर आएगा जी हमारा 3। तो हमारे पास 3 इंटरवल बन गए, एक तो 3 से इन्फिनिटी, है ना, 3 नहीं 4 बन गए, 3 से इन्फिनिटी, एक ये, एक ये और एक ये, है ना। तो इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठा लो 3 से इन्फिनिटी के बीच में, मान लो कि तुम्हारा इच्छा किया कि यार मैं तो 10 उठाऊंगा, 10 उठा लो, चलो ठीक है। अब 10 को चाहे तो तुम यहाँ पे प्लॉट करके देख लो, फिर देख लो कि भैया पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये मुश्किल पड़ेगा। तो एक काम करो ना, 10 को तुम यहाँ पे प्लॉट कर लो, क्योंकि ये असल मायने में क्या चीज़ है, ये असल मायने में यही तो है, इसी को मॉडिफाई करने में तो ऐसा ऐसा बना है। तो अगर तुम 10 को यहाँ पे प्लॉट करो तो क्या आएगा, आपके सर ये तो पॉजिटिव ही बनेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव बनेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है वैसे भी, है ना। तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, इसको देख लो बस तुम एक बार। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा जो हमारे पास 10 दूनी 20, 20 में से 2 गया 18, पॉजिटिव सर जी। तो ये तो हो गया जी पॉजिटिव। अब इसमें इसके बीच का कोई अंक उठा लो, मान लो 2 उठा लिया, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है ना भैया, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने हैं। तो इसके अंदर ढाल के देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो इसके अंदर ढालने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर ढालो 2 को, इसके अंदर ढालो तो क्या आएगा, ये आएगा जी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है ही, तो ये हो गया जी पॉजिटिव। अब इसके बीच का कोई अंक उठा लो, 0 उठा लो, तो 0 उठाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये हो जाएगा जी नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। अब इसके बीच का कोई अंक उठा लो, -2 उठा लिया, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है, स्क्वायर है ना अल्टीमेटली, तो -2 को यहाँ पे रखना।
माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 6, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ नेगेटिव है, एक तो इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में। तो उसी बात को आप यहाँ पे कह दीजिए, आप कह दीजिए यहाँ यहाँ इस इंटरवल यूनियन इस इंटरवल में जो हमारा डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन होगा वो निरंतर ह्रासमान हो रहा होगा। ये तो चीज़ है। अच्छा जी, हमारा जो डेरिवेटिव है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, इन दो इंटरवल में। तो इसकी जो लिख दो, अब कह दो कि 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इन इंटरवल में जो हमारा डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इन इंटरवल में जो हमारा फंक्शन होगा वो लगातार बढ़ रहा होगा। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया, तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया बेटा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कोई इसके अंदर समस्या रहनी ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है। हाँ, एक डाउट आपका ये हो सकता है कि सर यहाँ पे -1 को नहीं लिया गया बेसिकली, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम इसका ग्राफ बना के देखोगे ना बेटा, तो -1 पे इसका ग्राफ जो है वो न्यूट्रल हो रहा होगा। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन -1 पे थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहा है, फिर इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। ठीक है। और निरंतर ह्रासमान का मतलब क्या होता है, निरंतर ह्रासमान में हम वो पॉइंट लेते हैं जहाँ पे वो लगातार नीचे जा रहा हो, है ना, न्यूट्रल वाले पॉइंट नहीं लेते। समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पे -1 को इंक्लूड नहीं किया गया। सेम चीज़ यहाँ पे है। तुम इसका ग्राफ बना के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार इस आंसर का मतलब क्या है बेसिकली। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जो स्टेप बताए थे उन स्टेप को फॉलो करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या रखा क्वेश्चन में। क्या रखा कि ये फंक्शन है, थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन आया नहीं, 2 + x से बेटा नीचे। ठीक है। क्या रखा कि ये फंक्शन है, आपको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये इसके संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें अंतराल ज्ञात करना होता था, और जब भी अंतराल ज्ञात करना हो तो हम क्रांतिक बिंदु का सहारा लेते थे। ठीक है। यहाँ पे हमें अंतराल ज्ञात नहीं करना, हमें ये दर्शाना है कि ये जो फंक्शन है वो इसके डोमेन में, इसके प्रांत में वर्धमान फलन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो इसका जो प्रांत है, इस फंक्शन का प्रांत क्या होगा भैया बताना जरा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रांत दे रखा है ना। भाई प्रांत क्या होता है कि भाई हम इसके अंदर एक्स का क्या वैल्यू ढाल सकते हैं, वही तो प्रांत होता है। तो यहाँ पे बता तो रखा अगले ने, तो यही प्रांत है भैया। समझ रहे हो? अगर ये नहीं बता रखा तो फिर हमें निकालना पड़ता है यार इसका प्रांत, लेकिन क्वेश्चन वाले ने हमारे ऊपर दया कर दी और उसने प्रांत पहले ही बता दिया। ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपको दिखाना हो कि भैया ये दिखाओ कि ये इस इंटरवल में वर्धमान है या फिर इस इंटरवल में ह्रासमान है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसके प्रांत के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए चेक करते हैं कि क्या हर एक पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा है या नहीं है, वो चेक करते हैं। वर्धमान के लिए तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए ना, निरंतर वर्धमान के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो वो चेक करना पड़ेगा अपने को, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। पिछले क्वेश्चन में क्रांतिक बिंदु हम इसलिए ज्ञात करते थे क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था वहां पे हमें अंतराल ज्ञात करना होता था। समझ लो, अगर आपको अंतराल ज्ञात करना है किसी क्वेश्चन में, तब आपको क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने ही करने पड़ेंगे, कोई और इलाज नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे अंतराल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमें दर्शाना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में वर्धमान है। तो कैसे दर्शाएंगे, इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। चेक कर लेते हैं है या नहीं है, अगर होगा तो वर्धमान है, नहीं होगा तो नहीं है भैया। ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है y बराबर log समथिंग -2x/2 + x। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है ना। ये जो फंक्शन है वो जिस रूप में दे रखा होगा उसके सापेक्ष ही लेंगे भैया, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हो जाएगा dy/dx, dy/dx कह लो या फिर y डैट कर लो, एक ही बात है। ठीक है। log समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग, और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 ही आएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे u/v वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि होगा 2, है ना, नीचे वाला सेम, माइनस ऊपर वाला सेम, और नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि होगा 1 अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 + x
माइनस, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये हो जाएगा 4 जमा 2x, 2x यहाँ पे भी है, तो बेसिकली हो जाएगा 4 अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4 प्लस 4x, है ना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, इसका स्क्वायर खोलना तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना, माइनस का 4 एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो 4x से 4x कट गया, है ना, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास डेरिवेटिव फाइनली क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा और जूम आउट कर देते हैं। देखिए भैया, तो ये फंक्शन था, सबसे पहला काम क्या होता है कि डेरिवेटिव ज्ञात कर लिया, डेरिवेटिव ज्ञात करिए, डेरिवेटिव ज्ञात कर लिया। अब मुझे चेक करना है कि ये जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए क्या इस डेरिवेटिव का मान 0 या 0 से बड़ा है या नहीं है, ये चेक करना है। अगर है तब तो ये वर्तमान फलन है, नहीं है तो वर्तमान फलन नहीं है। तो चेक करते हैं, हमारे पास प्रांत क्या है, प्रांत है जी -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब -1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये हमारे पास प्रांत है। तो मुझे बताओ कि -1 से इन्फिनिटी के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बताओ। तो आप कहेंगे सर अगर आप इसको देखें, सिर्फ इसको 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव होना, आप कुछ भी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, है ना, ठीक है। ये भी हमेशा पॉजिटिव होना है क्योंकि स्क्वायर है भैया यहाँ पे, है ना, बस इसको नोटिस करना है। तो मुझे बताओ कि क्या मैं -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी अंक लूँ और इसके अंदर पुट करूँ तो ये हमेशा क्या मिलेगा मुझे, आप कहेंगे सर ये हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, है ना, आप खुद नोटिस कर सकते हैं। -1 तो लेना नहीं है, क्वेश्चन में क्या लिखा कि -1 से बड़ा लेना है, तो -1 से बड़ा लोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ये वाली चीज़ हमेशा क्या मिलेगी, आप कहेंगे सर ये हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगी भैया, है ना। -1 से छोटा नहीं लेना, -1 से बड़ा लेना, -1 से बड़ा क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, अगर तुम मान लो 0 पुट करोगे तब भी पॉजिटिव, 1 करोगे तब भी पॉजिटिव, 2 करोगे तब भी पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो 1 प्लस एक्स है ना, ये हमेशा इन अंकों के लिए पॉजिटिव होगा ही होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा डेरिवेटिव है ना, इस इंटरवल के बीच में आने वाला हर एक कोई भी पॉइंट ले लो आप, इस इंटरवल के बीच में आने वाला कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट के लिए जो हमारा डेरिवेटिव है, जो हमारा ये डेरिवेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका ये मतलब हो गया। तो उसी बात को आप कह दो कि यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आने वाले हर एक बिंदु के लिए हमारा के लिए, है ना, इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो उस चीज़ को यहाँ पे लिख दो कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ना, ये जो हमारा फंक्शन है, इसको जिन्होंने इसको वाई बोला है ना, वाई को या फिर एफ ऑफ एक्स को बातें किया, ये जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। अब कहेंगे सर क्वेश्चन में तो हमसे निरंतर के बारे में पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन में तो हमसे पूछा था कि क्या ये फंक्शन वर्धमान है या नहीं है, निरंतर वर्धमान नहीं पूछा था, वर्धमान पूछा था। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में ढाल लीजिए कि अगर कोई फंक्शन निरंतर वर्धमान है ना, निरंतर वर्धमान है, तो पक्की बात है कि भैया वो वर्धमान भी होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन वर्धमान है तो वो निरंतर वर्धमान हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी तुम गलती कर बैठो। वापस समझो, अगर कोई फंक्शन निरंतर वर्धमान है ना तो वर्धमान होना ही होना है, ठीक है ना, गारंटेड बात है। ऐसे कैसे, क्योंकि निरंतर वर्धमान में आप कौन से पॉइंट लेते हैं, आप कौन सा निरंतर वर्धमान में हम 0 से बड़े पॉइंट लेते हैं, है ना, और वर्धमान में कौन से पॉइंट लेते हैं, आप कौन सा 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, यही तो चीज़ होती है। तो मुझे बताओ कि निरंतर वर्धमान के सारे पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, निरंतर वर्धमान के सारे पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे,
बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसका मतलब निरंतर वर्धमान होगा ना, तो वो वर्धमान होना होना है। लेकिन वर्धमान के सारे पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आपको से सारे पॉइंट नहीं आ रहे, जीरो नहीं आ रहे इसके अंदर, है ना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर कोई वर्धमान है तो वो निरंतर वर्धमान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो अगर कोई फंक्शन निरंतर वर्धमान है तो वो वर्धमान होगा ही होगा, है ना। लेकिन अगर कोई फंक्शन वर्धमान है तो ये जरूरी नहीं कि वो निरंतर वर्धमान हो। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। हमें यहाँ पे दिखा कि ये जो फंक्शन है वो निरंतर वर्धमान है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि अतः, अभी हमें पता है कि भाई निरंतर वर्धमान है तो वर्धमान होना ही होना है। अतः ये जो फंक्शन है वो वर्धमान है। सिंपल, है ना। इसका उल्टा ट्रू नहीं है भैया, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी तुम उल्टा कर दो, इसका उल्टा ट्रू नहीं है। कोई फंक्शन निरंतर वर्धमान है तो वर्धमान होना ही होना है। लेकिन अगर कोई वर्धमान है तो जरूरी नहीं कि वो निरंतर वर्धमान हो, है ना। चेक करना पड़ता है वहाँ पे। समझ में आ गई? तो इस लॉजिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अलग नहीं था। जिस तरीके से शुरुआत के तीन चार क्वेश्चन नहीं किए थे क्या, वैसे ही क्वेश्चन था, है ना। वापिस समझो, अगर आपको अंतराल बताना है तो क्रांतिक बिंदु का सहारा लो। अगर आपको अंतराल नहीं बताना, आपको ये पूछा है कि भाई ये जो फंक्शन है वो इस अंतराल में, ये जो फंक्शन है वो इस अंतराल में वर्धमान है या नहीं है, ये पूछा है। तो आप क्या करोगे? आप इस अंतराल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए इस फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करोगे कि भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वही चीज़ हमने चेक करी, हमने इसका डेरिवेटिव ज्ञात किया, फिर हमने देखा कि भाई ये जो डेरिवेटिव है वो इस अंतराल के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने पाया कि भाई इस अंतराल के लिए ये पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। तो हमने कह दिया कि भैया जो फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? निरंतर वर्धमान है। और जो फंक्शन निरंतर वर्धमान होगा वो वर्धमान होना है, गारंटीड बात है। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा। समझ में आया? कुछ भी अलग नहीं था बेटा, बस दो ही बातें याद रखनी है। अगर अंतराल पूछा, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे। अगर अंतराल नहीं पूछा तो उसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव जो है वो अंतराल के हर एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बस ये दो चीज़ें याद कर, ये दो चीज़ें ध्यान रखो। सारी एक्सरसाइज चुटकियों में निकलेगी, है ना। कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दिमाग मत लगाओ। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, आसानी है ये भी। इसके अंदर आपको अंतराल ज्ञात करना है ना, जहाँ पर ये जो फंक्शन है वो वर्धमान है। अब अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे? आपके आंसर सबसे पहले क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे, फिर उनको प्लॉट करेंगे। ये वाले स्टेप लगाते हैं ना, तो वही वाले स्टेप यहाँ पे लगाएंगे भैया। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है x इंटू एक्स माइनस टू का इस पूरे का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, तो चाहे तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव याद कर लो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे? y बराबर, तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों पे चिपका दो एक बार, है ना। अब डेरिवेटिव याद कर लेते हैं, आसान रहेगा। अब तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लो। तो करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा जी y का डेरिवेटिव बराबर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। ऐसा हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है? आपके आंसर 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है और एक x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर x। तो कहने का मतलब कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरीके से आ गया, ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता था? डेरिवेटिव ज्ञात करने के बाद हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते थे। क्रांतिक बिंदु को ज्ञात करने का तरीका क्या होता था कि जो डेरिवेटिव आया उसको शून्य के बराबर रख दो। तो इसको रख दो भैया शून्य के बराबर। तो जब तुम इसको शून्य के बराबर रखोगे तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी? इसको जब तुम जीरो बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, इसको जीरो बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, इसको जीरो बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपके क्रांतिक बिंदु आ गए। इन क्रांतिक बिंदु को प्लॉट कर दो इस तरीके से, तो आपके पास 4 इंटरवल आ गए। तो इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठा लो, मान लो 5 उठा लिया तुमने। 5 को अगर तुम यहाँ पे प्लॉट करो तो क्या मिलेगा तुमको? आप कहेंगे सर हमें मिलेगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा सही, है ना। इस इंटरवल का कोई पॉइंट उठा लेना, उसको यहाँ पे प्लॉट करना, आपको मिलेगा नेगेटिव। मैंने कर रखा है तो इसलिए मुझे मालूम है, ठीक है ना। आप ये बहम में मत रह जाना कि भैया ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, है ना। इस बहम में मत रह जाना, आप करके देख लेना, है ना। इसकी भी ट्रिक्स होती हैं लेकिन उसको मत सीखो, ट्रिक्स को ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत आएगी। आप करके देख लेना ना, 1 से 2 के बीच में कोई अंक उठा लेना, यहाँ पे ढाल के देख लेना क्या कितना टाइम लग रहा है इसमें, 5 सेकंड ही तो लग रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा डेरिवेटिव है, वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? यहाँ यहाँ पॉजिटिव है ना। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि भैया हमारा जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में वर्धमान है ना।
अब वर्तमान फलन कब बोलते हैं? वर्तमान फलन तब बोलते हैं जब डेरिवेटिव जो है वो शून्य और शून्य से बड़ा हो, ठीक है ना। तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो जीरो से बड़ा, यानी कि शून्य से बड़ा कहाँ कहाँ है? आपको सर हमारा जो डेरिवेटिव शून्य से बड़ा है, एक तो इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में, ठीक है। शून्य से बड़ा तो हमें मिल गया, शून्य कहाँ कहाँ पर है? तो शून्य चेक करने के लिए जो आपके एंड पॉइंट्स है ना, इनको चेक करा करो, इन पे आपके शून्य होता है और कहीं होता ही नहीं है शून्य, ठीक है ना। तो आप चेक कर लो, जैसे जीरो है, बड़ा तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? इस इंटरवल में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में पॉजिटिव है ना। लेकिन शून्य भी तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, तभी तो वर्तमान फलन की डेफिनेशन पूरी होगी। अगर मान लो कि निरंतर वर्तमान पूछता, निरंतर वर्तमान तो ओपन ब्रैकेट में आ जाता है, ये हमसे पूछा कि भैया वर्तमान फलन, तो इसका मतलब हमें 0, 1 और 2 इन पर चेक करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई इन तीनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट्स पर हमारा डेरिवेटिव शून्य है। तो चेक करते हैं। तो अगर मैं 0 को इसके अंदर ढालूंगा तो डेरिवेटिव शून्य आएगा कि नहीं आएगा? आपके अनुसार अगर आप एक्स के लिए 0 यहाँ पे ढाल लेंगे तो डेरिवेटिव शून्य बनेगा? बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। ढाल के देख लो तुम, यहाँ पर अगर 0 ढालोगे तो पूरा 0 बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अच्छा जी, 1 अगर तुम यहाँ पे ढालोगे तो 0 बनेगा नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अगर आप 1 यहाँ पे ढालेंगे तो ये 0 बनेगा, तो बेसिकली सारा का सारा 0 बन जाएगा। 2 अगर यहाँ पे ढालेंगे तो ये 0 बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर जी, क्योंकि 2 अगर आप यहाँ पे ढालेंगे तो ये 0 बनेगा और अल्टीमेटली पूरा पूरा 0 बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा डेरिवेटिव शून्य और शून्य से बड़ा किन किन पॉइंट्स पे आ रहा है? तो आप कहेंगे सर हमारा जो डेरिवेटिव है वो शून्य और शून्य से बड़ा इन पॉइंट्स पे आ रहा है भाई, ये इन पॉइंट्स पे, ठीक है ना। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं, 0 इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, इन पॉइंट्स पर, है ना, इन पॉइंट्स पर इन इंटरवल में हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है? शून्य या शून्य से बड़ा आ रहा है। समझ रहे? अगर क्वेश्चन में बोला होता ना कि भाई हमें ऐसा इंटरवल बताओ जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो निरंतर वर्धमान है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग जाती, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया था ना, ये चीज़ ट्रिक की तरह समझ लो चाहे तुम इसको, कि भाई जब भी हमसे निरंतर वर्तमान पूछेगा तब ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, और सिर्फ अपने अपने से वर्तमान पूछेगा तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। इसको तुम ट्रिक की तरह भी रट सकते हो, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, मैंने को बता दी कैसे करना है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपका सारा काम बनेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इंटरवल में हमारा जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो क्या है? 0 या 0 से बड़ा है ना। तो अतः इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? वर्धमान होगा। सिंपल, समझ में आ गई? ऐसे करना था। क्लियर है? कोई डाउट तो है ही नहीं इसके अंदर? समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गई क्या? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि भाई इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो एक वर्धमान फंक्शन है, ऐसा हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे सर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्धमान, अगर नेगेटिव हुआ तो वर्धमान नहीं है ना। करते हैं फिर इसको। तो हमें फंक्शन दे रखा है y बराबर 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा माइनस का थीटा, है ना। दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना, क्योंकि हमें थीटा का एक वर्तमान फलन दिखाना है ना, इसलिए। तो दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर मान लो कि यहाँ पे थीटा भी नहीं लिखा होता ना, तब भी हम दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष से अवकलन करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये फंक्शन जिस रूप में दिया गया है ना, जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन है वो थीटा के रूप में दिया गया है, तो दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष से अवकलन करना है बेटा। अगर ये चीज़ दे रखी है तब भी ठीक है, नहीं दे रखी तब भी ऐसे करना है, ठीक है। अगर मान लो थीटा की जगह एक्स होता तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी होता तो दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव बराबर, यहाँ पे u बाई वी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 कोस थीटा, नीचे वाला सेम, है ना। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला सेम, माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस नीचे वाले का डेरिवेटिव बताओ, ये होगा जी माइनस का साइन थीटा, है ना, ठीक है। अपॉन में इस नीचे वाले का स्क्वायर, माइनस इस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव तो 1 ही होगा ना। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 8 कोस थीटा प्लस में 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस
4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको खोल के यहाँ पे जब आप इसकी गुणा करेंगे तो इसको खोल लो एक बार, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसा हो जाएगा। समझे? इसका एलसीएम लेंगे ना तो कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा आपको। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 को अगर मैं बाहर निकालूँ तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हो जाएगा 8 कोस थीटा प्लस में 4 गुणा 1 माइनस, यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा, ऐसा हो गया। अपॉन में क्या है, अपॉन में है जी 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा गया, 4 कोस थीटा बच गया, ये 4 से तो ये 4 जाएगा ही, है ना, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कोस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, तो कोस थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 4 माइनस कोस थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल गया। अब मुझे चेक करना है कि ये जो डेरिवेटिव निकला है वो इस इंटरवल में 0 या 0 से बड़ा है या फिर 0 या 0 से छोटा है, ये चेक करना है। ये कौन सा इंटरवल है, पहला इंटरवल। अब मुझे बताओ कि ये जो चीज़ है यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव आया वो 0 से π/2 में इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताओ मुझे पहले। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले इस नीचे वाली चीज़ को देखते हैं। ये जो नीचे वाली चीज़ है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ ना यहाँ पे, तो आप थीटा का कुछ भी मान रखो हमेशा ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इस चीज़ को देखो, इस वाले को, ये क्या रहेगी हमेशा, तो आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में है, 0 से π/2 के बीच में कोस हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है, आप कहेंगे सर 0 से 1। तो अगर मैं 4 में से 0 से 1 वाले अंक घटाऊंगा तो ये वाली जो चीज़ अल्टीमेटली रहेगी ये भी पॉजिटिव रहेगी, तो इसको भी मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, है ना। अच्छा अब ये चीज़ बताओ, तो आप कहेंगे सर 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये वाली भी चीज़ भी पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव की पॉजिटिव से गुणा करें तो पॉजिटिव हो गया, और नीचे वाली पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव हो गया, है ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, जो y का डेरिवेटिव आया है, ये हमेशा इस इंटरवल में अगर मैं बात करूँ तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना। 0 भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है क्योंकि इंक्लूड है ना भाई। अगर आप यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू थीटा की जगह π/2 रख दें क्योंकि π/2 इंक्लूड है, तो π/2 इंक्लूड है तो कोस π/2 पे क्या होता है 0, तो 0 भी हो सकती है भैया पूरी पूरी चीज़, और 0 से हमेशा बड़ी भी होगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ जो हमारा डेरिवेटिव है फंक्शन का वो इस इंटरवल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, समझे। एफ डैश एक्स को या फिर वाई का डेट कोई की बात है, हम कहेंगे यहाँ इस इंटरवल पर कह लो चाहे, इस इंटरवल पर ये जो हमारा डेरिवेटिव फंक्शन का वो हमेशा 0 0 से बड़ा है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 0 से बड़ा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या हो रहा होगा, वर्धमान हो रहा होगा। कह दो फिर, अतः जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल में वर्धमान है, सिंपल। समझ में आ गई, कितना आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल थी इसके अंदर, तो ऐसे सोल्व करना था। क्लियर, समझ में आया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये आपका 10वां क्वेश्चन है शायद। क्या क्या रखा है, क्या क्या कि सिद्ध करो कि जो लघु गणकीय फलन होते हैं वो 0 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान होते हैं, ठीक है। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है log x, है ना। अब इसके आधार के बारे में कुछ बोल नहीं रखा तो हम इसका आधार हमेशा क्या लेके चलेंगे, ई लेके चलेंगे, है ना। ठीक है जी, अब ई को तो लगाने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि अगर लोग एक्स के आधार में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब होता है कि ई लिखा हुआ है, तो उसको लगाने की वैसे जरूरत नहीं होती। तो हमें फंक्शन दे रखा है log x, मुझे दिखाना है कि जो log x फंक्शन है वो इस इंटरवल में वर्धमान है। कैसे दिखाएंगे, इस log x का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। अगर इसका जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव हुआ, इसका जो डेरिवेटिव है अगर वो इस इंटरवल में पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या वर्धमान है ना। तो इसका डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, इस x का वापस से डेरिवेटिव लेते हैं, वो हमेशा 1 आता है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो डेरिवेटिव आया हमारे पास,
अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू इनमें से कुछ ढालूँ, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ ढालूँ, तो हमेशा डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर मान लीजिए क्योंकि 0 तो आपको ढालना ही नहीं है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रखी है, तो 0 से बड़ा अगर आप कुछ भी ढालते हैं, मान लो कि आपने 1 ढाला तभी पॉजिटिव रहेगा, 2 ढाला तभी पॉजिटिव रहेगा, 3 ढाला तभी पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ पर इसके डेरिवेटिव में x की वैल्यू इसमें से कुछ भी ढालेंगे तो हमेशा क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। तो उसी बात को आप यहाँ पे कह दो, आप कह दो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या है? वो हमेशा 0 से बड़ा है ना? कभी 0 हो सकता है? तो आप कहेंगे सर 0 तो नहीं हो सकता, हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अतः इसका मतलब क्या हो गया? अतः इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए क्या है? इस इंटरवल के लिए निरंतर वर्धमान फलन है। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि ये जो फंक्शन है ना वो इस इंटरवल में ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, ये दर्शाना है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कोई फंक्शन ना तो वर्धमान और ना ह्रासमान कब होता है? तो आप कहेंगे सर कोई फंक्शन ना तो वर्धमान और ना ह्रासमान तब होता है जब वो आधे रास्ते तो बढ़ रहा हो और आधे रास्ते घट रहा हो, है ना? तभी तो हम उसको बोलते हैं ना कि ये जो फंक्शन है वो ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। ठीक है, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके कि इसका जो डेरिवेटिव है वो आधे रास्ते तो बढ़ रहा है और आधे रास्ते घट रहा है ना? मैं तो किसी इंटरवल में तो बढ़ रहा है और किसी इंटरवल में घट रहा है, ये दिखाना पड़ेगा। यानी कि मुझे यहाँ पे इंटरवल निकालना पड़ेगा बेटा, है ना? ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम बेसिकली ये दिखाएंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो किसी इंटरवल में तो बढ़ रहा है और किसी इंटरवल में घट रहा है ना? इस पूरा इंटरवल में आधी जगह तो बढ़ रहा है, किसी किसी जगह बढ़ रहा है, किसी किसी जगह घट रहा है, ये दिखाना पड़ेगा मुझे। जैसे मैं दिखा दूंगा ना तो अपने आप ही हम कह देंगे कि भैया ना तो ये वर्धमान है ना ह्रासमान है। यानी कि यहाँ पे मुझे इंटरवल निकालना पड़ेगा बेसिकली। तो जहाँ पर हमें इंटरवल निकालना होता है तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अपने से क्रांतिक बिंदु का, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। समझे? तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है? हमें फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव याद कर लो, ये लाइन लिख देना दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस वन। अब अगला स्टेप क्या होता था क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए? तो आप कहेंगे सर क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लिखते थे यहाँ पे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, है ना? क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए स्टेप क्या होता था? इस डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रखते थे, रख दो। तो अगर मैं इस डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रखूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ आ जाएगी। फिर हम क्या करते थे? नंबर लाइन बनाते थे, यहाँ पे इस क्रांतिक बिंदु को प्लॉट करते थे। तो यहाँ पे दो इंटरवल बन गए, एक तो हाफ से ज़्यादा, एक हाफ से कम। अब हाफ से ज़्यादा कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो कि आपने रख लिया एक, एक को अगर तुम इसके अंदर पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आपके आंसर पॉजिटिव। हाफ से कम कोई भी पॉइंट रख लो, मान लो कि तुमने रख लिया जीरो, जीरो को इसके अंदर पुट करो तो क्या तुम्हें क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर नेगेटिव। तो हमने ये देखा कि ये जो डेरिवेटिव है हमारा वो इस इंटरवल में तो बढ़ रहा है और इस इंटरवल में घट रहा है। यानी कि ये जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में तो जीरो से बड़ा है और इस इंटरवल में जीरो से छोटा है, ये बात हमें पता चल गई। ठीक है, तो इसी बात को आप कह दीजिए, है ना? हम यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ जो हमारा डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में तो जीरो से बड़ा है ना? तो आप इसको ऐसे लिख देना, यहाँ इस इंटरवल में हमारा जो डेरिवेटिव है भैया वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ओके। अतः इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ठीक है जी। फिर हम कहेंगे कि यहाँ इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 1/2, इस इंटरवल में हमारा जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में तो बढ़ रहा है और इस इंटरवल में घट रहा है, आधी जगह तो बढ़ रहा है आधी जगह घट रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया ये जो फंक्शन है वो ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, ऐसे बोलेंगे। तो आप लिख दो बस, अतः कि इस इंटरवल में -1 से 1 में जो हमारा फंक्शन है
वो ना तो वर्तमान है भैया और ना ही ह्रासमान है। सिंपल। क्लियर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया आपने 1/2 को इंक्लूड कर लिया मान लो, है ना, फिर आपने कह दिया कि भाई 1/2 को इंक्लूड करके आपने कह दिया कि ये जो डेरिवेटिव है वो 0 0 से बड़ा है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो वर्तमान है ना। फिर यहाँ पे भी 1/2 को इंक्लूड कर लिया, फिर आपने कह दिया कि भाई जो डेरिवेटिव है वो 0 0 से छोटा है, इसलिए ये ह्रासमान है। तो वर्तमान भी है ह्रासमान भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ना तो वर्तमान है ना ह्रासमान है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप निरंतर वर्तमान निरंतर ह्रासमान दिखा करके फिर ऐसे बोल सकते हो कि भैया ना तो वर्तमान है ना ह्रासमान है। दोनों ठीक चीज़ें ठीक हैं, कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। चाहे ऐसे कर लो निरंतर वर्तमान निरंतर ह्रासमान दिखा के फिर कह दो कि भैया ना तो वर्तमान है ना ह्रासमान है, ये भी ठीक है। या फिर आप वर्तमान और ह्रासमान दिखा करके फिर ये कह दो कि भैया ना तो वर्तमान है ना ह्रासमान है, ये भी ठीक है। दोनों तरीके ठीक हैं, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। समझ में आई मेरी बात? दोनों तरीके बिल्कुल 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 ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसके अंदर। क्लियर? समझ में आया? ठीक है जी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन से फलन इस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है ना। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन या फिर इनमें से कौन सा फलन ऐसा है जो इस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। सब चले इस ऑप्शन को लेंगे, फिर इस ऑप्शन को लेंगे, फिर इस ऑप्शन को, फिर इस ऑप्शन को, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ठुसा रखे इन्होंने। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को ले रहा हूँ भाई, देखते हैं कि यार ए ऑप्शन जो है यानी कि जो कोस एक्स है वो इस इंटरवल में निरंतर आसमान है या नहीं है, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है कोस एक्स। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव याद करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फिर स्टेप क्या होता था, आप कहेंगे सर हमें ये चेक करना है ना कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में निरंतर आसमान है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में हर एक पॉइंट के लिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये चेक करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव तो हमने ले लिया, अब आपको ये चेक करना है कि जो माइनस साइन एक्स है वो इस इंटरवल में बढ़ता है कि घटता है। तो कैसे पता करें, तो आप कहें सर साइन एक्स जो है वो फर्स्ट इंटरवल में, ये फर्स्ट इंटरवल में ना, साइन एक्स जो है वो फर्स्ट इंटरवल में हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि 0 को इंक्लूड कर ही नहीं लिखा, तो साइन एक्स जो है वो हमेशा फर्स्ट इंटरवल में 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो माइनस साइन एक्स है वो फर्स्ट इंटरवल में क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा होगा, है ना। साइन एक्स तो 0 से बड़ा होता है फर्स्ट इंटरवल में, लेकिन चूंकि इसके आगे माइनस लगा है तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटरवल में हमेशा 0 से छोटा हो जाएगा। तो उसी बात को आप कह दीजिए, आप कह दीजिए यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रखा ना भाई, तो 0 नहीं हो सकता, 0 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल में निरंतर अरासमान है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हमने चेक कर दिया, ए ऑप्शन तो करेक्ट है भैया, है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इस इंटरवल में निरंतर अरासमान है, ये तो हमने चेक कर लिया। अब बी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो अब हम बी पार्ट चेक करते हैं, है ना। तो वही सेम चीज़ जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया वैसे इसको करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या देखा बी पार्ट में, कोस 2x। ठीक है, इसका कर लो डेरिवेटिव याद, तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन ऑफ 2x। तो आपको ये चेक करना है कि जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैसे चेक करोगे, क्योंकि पिछली बार तो साइन एक्स आ गया था, तो साइन एक्स का तो तुम्हें पता था डायरेक्टली, लेकिन साइन 2x का तो नहीं पता ना। अब समस्या आ गई, अब क्या करें। तो इस टाइप का कोई प्रश्न आ जाए ना तो उसका इलाज है। इलाज क्या है, आप यहाँ कहना कि यदि x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, तो सबसे पहले आप ये देख लेना कि ये जो 2x यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है। तो 2x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 0 से पाई के बीच में। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी है ना साइन के साथ जो चिपक रहा है, ये बेसिकली 0 से पाई के बीच का एंगल है। अब मुझे बताओ कि साइन जो होता है वो 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। आप कहेंगे सर 0 से पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि ये जो चीज़ है ना ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव की नेगेटिव से गुणा करो तो क्या आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव सर जी नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, ऐसा लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो फॉर ऑल 2x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल,
है ना। 2x जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो इस इंटरवल के बीच में आप कोई भी चीज़ लोगे ना, तो उसके लिए ये पूरी की पूरी चीज़ हमेशा क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, है ना। तो फॉर 2x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए 0 से π/2 के लिए निरंतर ह्रासमान है। समझ में आ गई कि नहीं आई ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे 2x लिखने के बजाय तुम ये भी चीज़ ले सकते हो, अगर तुम्हें यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो ये भी चीज़ लिख सकते हो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, π/2, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार मैं लिख ही देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तुम्हें अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है तुम यहाँ पे ये लिख दो यार, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि x अगर ये होगा तो 2x यही होना है, तो चाहे तुम x में लिखो या 2x में लिखो, आपकी इच्छा है। तो भाई इस इंटरवल के लिए इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से छोटा है, तो ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में हमेशा क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन भी जो है वो निरंतर ह्रासमान वाला है। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, है ना। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है cos ऑफ 3x, ठीक है। इसका लेते हैं डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा -3 sin of 3x। अब आपको चेक करना है कि ये जो हमारा पास डेरिवेटिव आया वो इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल में, ये वाला, इस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कर लेते हैं चेक, कैसे। तो सबसे पहले तो मुझे 3x पता करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। तो x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 क्वेश्चन में दे रखा है। तो 3x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 3 से गुना कर दो, 0 से 3π/2, 3π/2 मतलब 270, 0 से 270। अब मुझे बताओ कि 0 से 270 के बीच में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। आपके सब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है ना। पहले दो में तो 0 से 180 में तो पॉजिटिव होगा, 180 से 270 में नेगेटिव होगा। तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अब अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की नेगेटिव चीज़ से गुणा करो तो नेगेटिव आ गया, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की नेगेटिव चीज़ से गुणा करो तो पॉजिटिव आ गया। कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो हमारा डेरिवेटिव है ना पूरा पूरा, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ये भैया पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और अगर अगर आपको डेरिवेटिव पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो ना तो वर्तमान है ना ही ह्रासमान है। तो इसी बात को आप कह दो यहाँ पे, आप क्या कहोगे, आप कहना फॉर ऑल 3x बिलोंग्स टू 0, π, 0 से π के बीच में जितने भी 3x हैं, 0 से π के बीच में जितने भी 3x हैं, या फिर अगर आप इसको लिखना चाहें तो दोनों तरफ 3 से भाग कर दें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, π/3, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आपको x में लिखना है ना, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में x में लिखा था, तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। भाई x की वैल्यू अगर 0 से π/3 के बीच में रखी जाए, 0 से π/3 के बीच में रखी जाए, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा चीज़ लिखी हुई है, ये जो पूरी पूरी चीज़ लिखी हुई है हमेशा क्या होगी, आप कहेंगे सर 0 से π के बीच में अगर हम देखें, ये अगर 0 से π के बीच में है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस इंटरवल के लिए इस इंटरवल को कहो या फिर इस इंटरवल को कहो, दोनों चीज़ें सेम मानी जाए, दोनों चीज़ें सही मानी जाएंगी, कोई गलत नहीं माना जाएगा। तो इस इंटरवल या फिर इस इंटरवल को कह लो या फिर इस इंटरवल को कह लो, इन दोनों इंटरवल के लिए हमारा जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है भैया, ठीक है ना। अतः इस इंटरवल के लिए हमारा जो फंक्शन है वो ह्रासमान है, ठीक है। परंतु परंतु यहाँ पे तो 0 से π के बीच में बात की ना, पाई से 3π/2 के भी बीच में तो बात करनी पड़ेगी। फॉर ऑल 3x बिलोंग्स टू π to 3π/2, इस इंटरवल के लिए ऐसे कह लो, या फिर दोनों तरफ 3 से भाग करके तुम इसको अगर x के रूप में लिखना चाहो तो x के रूप में लिख सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई x के लिए अगर हम π/3 से π/2 के बीच में रखते हैं तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, >0 आ रहा है ना। अतः हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए, कौन से इंटरवल के लिए, π/3 से π/2 के लिए वर्धमान है ना। ये कहाँ गया भाई, वद्रमान है, वद्रमान है। तो भैया ये जो फंक्शन है, ये जो हमारे पास फंक्शन है वो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा वो इस पूरे इंटरवल में, कौन सा इंटरवल है हमारा, वो है जो हमारे पास 0 से π/2, इस पूरे इंटरवल में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है,
यही बोलते हैं ना, बस इस तरीके से करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं, है ना। अब इसका जो फोर्थ पार्ट, अब ये डी पार्ट देखो भाई, डी पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है, टेंजेंट एक्स। मुझे चेक करना है कि जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव आया सेकंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं सेकंड स्क्वायर एक्स को ऐसे नहीं लिख सकता, सेकंड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, सेकंड स्क्वायर एक्स लिखो या फिर सेकंड एक्स का होल स्क्वायर लिखो। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो एक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, और किसी पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए हमारा जो ये वाला डेरिवेटिव है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। अतः हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए क्या है, निरंतर, निरंतर की बात, हाँ निरंतर, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई पहले दो ऑप्शन जो थे वो तो निरंतर ह्रासमान हो रहे थे, तीसरा ऑप्शन जो था वो ना तो ह्रासमान हो रहा था ना वर्धमान हो रहा था, चौथा ऑप्शन जो था वो हमारा क्या हो रहा है, वर्धमान हो रहा है। तो यानी कि इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं। इसके कौन से आंसर आएंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये दो ऑप्शन क्या है इसके करेक्ट हैं, समझे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हमें यही तो बताना था ना कि भाई ऐसे कौन से फंक्शन हैं जो निरंतर आसमान है इस इंटरवल में। तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं, बाकी दो फंक्शन ऐसे नहीं है, सिंपल हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। क्या है कि ये जो फंक्शन है वो इनमें से किस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है ये बताओ। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला इंटरवल ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है जी हमें एक्स की पावर 100 प्लस में साइन एक्स माइनस का 1। अब मुझे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है या फिर निरंतर वर्धमान है, ये चेक करना है। तो उसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, तो हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99 प्लस में कोस एक्स, है ना। अब मुझे चेक करना है कि जो डेरिवेटिव हमने ज्ञात किया वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैसे चेक करेंगे, तो आप कहेंगे सर इस इंटरवल के अंक यहाँ पे पुट करके देखते हैं, है ना। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं 0 से 1 के बीच के जो अंक हैं उसको अगर मैं इसके अंदर पुट करूँगा, सिर्फ इसके अंदर पुट करूँगा, तो ये मुझे क्या देगा। आप कहेंगे सर अगर आप एक्स के लिए 0 से 1 के बीच में इंक्लूड करेंगे, जहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, 0 से बड़ी और 1 से छोटी अगर यहाँ पे डालेंगे एक्स की वैल्यू, तो उसकी पावर करने पर हमेशा पॉजिटिव ही आना है ना। पॉजिटिव की पावर कुछ भी करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और उसकी फिर पॉजिटिव संख्या से गुणा कर रहे हो तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव ही देगा, ये हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव ही देना है। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में डालते हैं तो इसने आपको हमेशा पॉजिटिव ही देना है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया हमेशा। अब इसको चेक करते हैं कि भैया ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। तो कोस एक्स में अगर आप एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में डालते हैं तो आपको क्या देता है बताइए। तो आप कहेंगे सर 0 से 1 के बीच में मतलब, समझाता हूँ ध्यान से समझो। जैसे आपको पता है कि भाई ये 0 होता है, ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है, और ये आपका क्या होता है 3 पाई/2, है ना। यही चीज़ होती है ना भाई। तो एक काम करो, इनको अंकों के अंदर बदल दो। जैसे आपको पता है कि जो पाई है उसको अगर मैं रेडियन में देखूँ तो उसकी वैल्यू होती है 3.14, है ना। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये आएगा 1.57। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 0 से 1.57 के बीच में फर्स्ट इंटरवल आता है, 1.5 से 3.14 के बीच में सेकंड इंटरवल आता है बेसिकली, ठीक है। तो मुझे ये बता दो कि 0 से 1.57 के बीच में जो कोस है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये बता दो। आप सब पॉजिटिव होता है, तो यही तो चीज़ यहाँ पे है भाई। 0 से 1.57 के बीच में अगर पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियस बात है 0 से 1 के बीच में तो कोस क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा। समझ लो, मैंने इनको रेडियम में चेंज कर लिया भैया। यानी कि कोस एक्स में अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में डालूंगा तो फर्स्ट इंटरवल तो आएगा, है ना। और फर्स्ट इंटरवल में कोस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अगर आप दो पॉजिटिव चीज़ों को जोड़ेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होना ही होना है। तो इसी बात को आप कह दीजिए, आप कह दीजिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आने वाले हर एक अंक के लिए जो हमारे पास ये डेरिवेटिव आया है ये हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है ना। समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए निरंतर, निरंतर वर्धमान है, ह्रासमान नहीं है, वर्धमान है, ठीक है भैया। हमें तो ह्रासमान चेक करना है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा निरंतर ह्रासमान नहीं होने वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं।
समझ में आ गई क्या? सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं भैया। सेकंड ऑप्शन में फंक्शन तो यही है ना, इंटरवल बदल गया। तो इसका डेरिवेटिव कर लो पहले। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव सर जी यही आएगा, 100x⁻99 प्लस में कोस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास इंटरवल क्या है? π/2 से पाई। π/2 से पाई मतलब, π/2 से पाई मतलब 1.57 से लेकर के 3.14। ठीक है ना? ठीक है जी। तो मुझे बताओ कि अगर मैं x की वैल्यू 1.57 से लेकर के 3.14 के बीच में ढालता हूँ, 1.57 से लेकर के 3.14 के बीच में ढालता हूँ, तो ये क्या चीज़ बनेगी? आप कहेंगे सर अगर आप 1.57 से 3.14 के बीच में हमेशा सारी चीज़ें पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव की पावर कुछ भी ढालोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। पॉजिटिव को अगर पावर अगर पॉजिटिव ढालोगे तो हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा। और उसकी आप फिर 100 से गुणा कर रहे हो तो अल्टीमेटली तो ये पॉजिटिव ही आना है। लॉजिक समझ रहे हो? ठीक है। अब कोस एक्स में अगर मैं एक्स की वैल्यू, कोस एक्स में अगर मैं एक्स की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में ढालता हूँ, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ढालता हूँ, तो कोस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है ना? अब पॉजिटिव में अगर मैं नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आपको सब पॉजिटिव मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है ना? जैसे मान लो कि 5 में मैंने -3 जोड़ा तो मुझे 2 मिल गया, है ना? और अगर मान लो कि 5 में मैंने -7 जोड़ा तो मुझे -2 मिल गया। तो भैया पॉजिटिव में नेगेटिव अगर मैं ऐड करूँ तो पॉजिटिव मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा भैया? तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई इनमें से बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव वाला बड़ा है कि नेगेटिव वाला बड़ा है। जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला बड़ा था तो आंसर पॉजिटिव मिला, यहाँ पे नेगेटिव वाला बड़ा था तो आंसर नेगेटिव मिला। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाली चीज़ बड़ी है कि ये वाली चीज़ बड़ी है। तो आप कहेंगे सर कि इसकी तो 100 से गुणा कर दी है ना, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है भाई। 1.57 की पावर आपने 99 कर दी है ना, और फिर आपने इसकी 100 से गुणा कर दी तो ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी, बहुत बड़ा अंक बन जाएगा। मतलब 157 बन गया, मिनिमम टू मिनिमम 157 बनेगा ये, है ना? और हमें पता है कि कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है, चाहे आप कितना जोर लगा लो, कुछ भी ढाल लो एक्स की जगह, हमेशा आने -1 से 1 के बीच में है। तो 157 में से, ध्यान से सुनना, 157 में से तुम अगर नेगेटिव वैल्यू को देखोगे तो 157 बड़ा है। पहले मुझे ये बता दो कि ये वाली चीज़ बड़ी है कि ये वाली चीज़ बड़ी है, खुद ब खुद बता दो। आपको आंसर ऑब्वियस बात है, ये वाली चीज़ बड़ी है ना? पोस्ट वाली चीज़ बड़ी है ना भाई। अगर एक्स की वैल्यू हम देखें तो एक्स की वैल्यू क्या थी? 1.57 से लेकर 3.14 के बीच में थी, और उसकी पावर 99 करोगे, फिर उसकी पावर 99 करोगे और 1.57 की पावर 99 भी करनी पड़ेगी ना, और उसकी फिर 100 से गुणा करोगे तो बहुत बड़ी रकम बन गई भैया ये। तो पॉजिटिव वाला यहाँ पे ऑब्वियस बात है बड़ा है ना? कोस एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होनी है। तो अगर तुम नेगेटिव नेगेटिव भी देखो ना तो नेगेटिव में सबसे बड़ा तो नेगेटिव में अगर तुम देखोगे सबसे बड़ा तो नेगेटिव 1 ही है। समझ में आई मेरी बात? कहने का मतलब कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव वाला ऑब्वियस बात है बड़ा है ना? तो बड़ी चीज़ में अगर तुम छोटी चीज़ घटाओगे तो हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव तो मिलेगा। लॉजिक समझ में आया? इसको आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है टीचर को, तो मैं आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है ना? ठीक है, इसको अगर आप लिख के दिखाना चाहें टीचर को तो लिख के भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख के दिखा सकते, दिखा सकते हो, लेकिन लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। आप कह दीजिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। कौन सा इंटरवल है भैया? ये इंटरवल है π/2 से पाई। इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए निरंतर क्या है? वर्धमान है। समझे कि नहीं समझे? है ना? लॉजिक लगाइए बस और आपके सारे आंसर निकल जाएंगे। यानी कि बी ऑप्शन भी जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना जो निरंतर आसमान हो। तो ए ऑप्शन भी नहीं है भैया, ना बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन को अब हम चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में फंक्शन तो यही है ना? फंक्शन ये इंटरवल बदल गया बस, तो फंक्शन तो ये सेम टू सेम है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव भी सर जी यही हो जाएगा, 100x⁻99 प्लस में कोस एक्स। बस इंटरवल बदल गया। अब क्यों मुझे चेक करना है कि ये जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में, ये जो हमारा डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताओ फिर। 0 से 1.57 के बीच में अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालूंगा तो ये मुझे क्या देगा? आपने सर ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 से 1.57 के बीच में अगर आप एक्स की वैल्यू डालते हैं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होना भैया। ठीक है, अब 0 से 90 के बीच में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पॉजिटिव जमा पॉजिटिव तो पॉजिटिव होना है ना? यहाँ पर बस हमें चेक करना पड़ेगा था भाई पॉजिटिव जमा नेगेटिव था यहाँ पे, तो हमें देखना पड़ेगा था भाई कौन सा बड़ा है। यहाँ पे तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है ना, दो पॉजिटिव को जोड़ोगे तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो उसी बात को आप यहाँ पे कह दो। क्या कहोगे? इसको मिटा दो, है ना? आप कह देना
कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए, कौन से इंटरवल के लिए, 0 से π/2 के लिए निरंतर क्या भैया, वर्धमान है। यानी कि तीसरा ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो ऐसा ऑप्शन चुनना था ना जो निरंतर ह्रासमान हो। ये तीसरा भी निरंतर वर्धमान आ रहा है, निरंतर ह्रासमान तो आ ही नहीं रहा, तो तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप कह दीजिए अतः ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है ना भाई। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। ये तीनों के तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे निरंतर वर्धमान हो रहा है, हमें चाहिए निरंतर ह्रासमान वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कह दीजिए भैया इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बस हो गया, ऐसा सोल्व करना था भैया। लॉजिक समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही आसान था भैया। कुछ भी इसके अंदर अलग चीज़ नहीं थी, सारा का सारा लॉजिक लगाया है और सारे क्वेश्चन अपने ने सोल्व कर लिए इसके। समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जिसके लिए इस अंतराल में ये फंक्शन निरंतर वर्धमान है। ठीक है, हमसे क्या लिखा है कि ये जो फंक्शन है वो इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, जो फंक्शन दिया है उसको पहले लिख लेते हैं और इसका डेरिवेटिव तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव ज्ञात कर लो। अब हमसे क्या लिखा था कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है ना। अब कोई फंक्शन किसी इंटरवल में अगर निरंतर वर्धमान हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, है ना। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, हम कहेंगे चूंकि ये जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पक्की बात है 0 से बड़ा होगा। यही तो मतलब होता है निरंतर वर्धमान का। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, एफ डैश है जी ये, तो चिपका दो यहाँ पे 2x + a इज ग्रेटर देन 0, है ना। ठीक है जी, सॉल्व करें यहाँ से। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो ए की वैल्यू जो है वो -2x से बड़ी है। अब x हमारा क्या है, x है जी 1 से लेकर के 2 तक के बीच के सारे अंक, है ना। अब आपको एक मैं छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। भाई कोई भी इंटरवल मान लो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास इंटरवल है 2 से 2,4, ठीक है। अगर तुम इस इंटरवल को किसी संख्या से गुणा कर रहे हो, मान लो कि तुम 2 से गुणा कर रहे हो, तो जो तुम्हारा नया इंटरवल बन के आएगा वो बन के आएगा 4,8। ठीक है। अगर मान लो कि तुम इस इंटरवल को किसी नेगेटिव संख्या से गुणा कर रहे हो, मान लो कि -2 से गुणा कर रहे हो, तो जो तुम्हारा नया इंटरवल बन के आएगा ना वो आपका क्या बन के आएगा, बताना जरा एक बार। तो तुमको सर -4, -16 बनना चाहिए, है ना। नहीं, ये नहीं बनेगा, आपका नया इंटरवल बनेगा -16, -4। अब बस ऐसे कैसे है, यहाँ पर तो 4,8 बना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, और यहाँ पर अपने -16,4 -4 बना दिया, ऐसे कैसे सर जी। इसका रीज़न ये है कि भैया ये इंटरवल है, और इंटरवल में जब भी हम अंक लिखते हैं ना तो हमेशा लेफ्ट साइड में छोटा अंक लिखते हैं, राइट साइड में बड़ा अंक लिखते हैं। -16 और -4 में छोटा अंक कौन सा है, -16 छोटा है भैया, -4 बड़ा है। तो इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। किसी भी इंटरवल को अगर आप नेगेटिव संख्या से गुणा कर रहे हैं ना तो आप गुणा कर दीजिए, लेकिन उसके बाद ये चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें कि लेफ्ट साइड में छोटा अंक होना चाहिए, राइट साइड में बड़ा अंक होना चाहिए। इस चीज़ का आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। अब इसका यहाँ पे इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा वो समझो। ए की वैल्यू जो -2x से बड़ी है ना, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है -2, और x हमारा क्या है, x है जी हमारा ये इंटरवल, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आप इस इंटरवल की नेगेटिव संख्या से गुणा कर रहे हैं, और मैंने को क्या बताया कि अगर आप किसी इंटरवल की नेगेटिव संख्या से गुणा करेंगे तो उसको रफ में कर लो एक बार, इसकी गुणा करना है एक रफ में, तो हो जाएगा जी -2, -4 ये हो जाएगा। लेकिन क्या ये इंटरवल सही लिखा है, आपको आंसर नहीं, क्योंकि जब भी हम इंटरवल लिखते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड वाला अंक छोटा होता है, राइट साइड वाला अंक बड़ा होता है। तो ये जो आपने लिखा है ये गलत है, इसको आप ऐसे ना लिखो, इसको आप ऐसे लिखो,
समझे? जब आप -2 की इस इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ गई? यानी कि ए की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल से बड़ी है। ठीक है, अब इसको अपन बनाते हैं नंबर लाइन पर, वहां पे आपको समझ में आएगा कि ए का न्यूनतम मान क्या होगा। समझिएगा अब ध्यान से। जैसे -4 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, अब -4 से -2 वाला इंटरवल कौन सा है? आपका आंसर ये वाला जिसको रेड कलर कर रहा हूँ। ठीक है ना, हमसे क्या लिखा है कि भाई इस इंटरवल से बड़ी। अब इस इंटरवल से बड़ा तो ये वाला आएगा ना भैया। इस इंटरवल से बड़ा इंटरवल कौन सा है? ये वाला तो है। तो मैं कह सकता हूँ, कि भाई जो ए की वैल्यू है वो बेसिकली -2 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल है। तो लिख दो, हमें कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारा क्या है, -2 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल है। क्योंकि -4 से -4 से लेकर के -2 वाला इंटरवल है ना, उससे बड़ा इंटरवल लेना है। उससे बड़ा तो -2 से इन्फिनिटी वाले होगा ना, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। समझ में आ गई? यहाँ पे -2 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड नहीं था ना, तो यहाँ पे तो इंक्लूड होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इससे बड़ा तो उससे बड़े में तो -2 इंक्लूड होगा ना, इसमें तो था ही नहीं, इसमें होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि अतः अतः ए का न्यूनतम मान, ए का सबसे छोटा मान क्या है? -2 है। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि इस इंटरवल से असंयुक्त एक अंतराल आई हो। अब इसका क्या मतलब भैया? इसका ये मतलब है कि आपका जो इंटरवल है ना, जो यहाँ पे अंतराल है, उसमें -1, 1 को छोड़ दो, इसको छोड़ करके बाकी सारे अंक जो है ना वो आपका अंतराल है। बेसिकली इसका ये मतलब है। और ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, इसका ये मतलब है कि भैया इस इंटरवल को छोड़ करके जो बच गया ना, जो अंक बच गए रियल नंबर लाइन पर, वो सारे के सारा आपका अंतराल है। समझे? यानी कि आपका अंतराल क्या हो जाएगा, इंटरवल क्या हो जाएगा? आपका इंटरवल हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको छोड़ करके जो बच गया वो आपका इंटरवल है भैया। तो अपना इंटरवल क्या है? ये है। समझ में आ गई? इसका ये मतलब है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है ना वो इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? आपके सर डेरिवेटिव याद कर लेंगे, जो तरीका पहले अपनाया वही वही तरीका अपनाएंगे। तो इसका डेरिवेटिव करिए। इसका आएगा 1 - 1/x²। ठीक है, तो एक काम करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा x² - 1/x²। ठीक है, अब मुझे कैसे ना कैसे करके ये दिखाना है कि भाई इस इंटरवल में से अगर मैं कोई भी अंक लूंगा और उसको यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये मुझे कैसे ना कैसे करके दिखाना है। अगर मैं ऐसा दिखा पाया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, यानी कि निरंतर वर्धमान है ना। इसका यही तो मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। इस इंटरवल में से अगर मैं कोई भी अंक उठाऊंगा और उसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक करते हैं। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से नोटिस करें तो नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर, है ना। स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका हम फायदा उठाएंगे। स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये तो रहना हमेशा पॉजिटिव। इसके अंदर कुछ भी डाल दो, ये तो रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इस ऊपर वाले को देखते हैं, नोटिस करते हैं इस ऊपर वाले को। ऊपर लिखा है x² - 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू -∞ से -1 के बीच की है, जहाँ पे -1 को इंक्लूड नहीं किया गया है ना। -1 को इंक्लूड नहीं किया गया, इसका मतलब -2 हो सकती है, -3 हो सकती है। तो अगर मैं x की वैल्यू -2 डाल दूँ तो क्या आएगा? ये आएगा जी 4 - 1, यानी कि ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। -3 डालूंगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, -4 डालूंगा तब भी पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप x की वैल्यू इनमें से कुछ भी डाल दो, x की वैल्यू हमेशा इनमें से ऊपर कुछ भी डाल दो, अगर आप उसमें से 1 घटाओगे ना तो हमेशा ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको दिख भी क्या होगा। कहने का मतलब कि भाई ऊपर वाला भी चीज़ पॉजिटिव है और नीचे वाली चीज़ भी पॉजिटिव है ना। तो आप x की इनमें से कोई भी वैल्यू उठा करके यहाँ पे डालो, हर एक x के मान के लिए हमारा डेरिवेटिव क्या होने वाला है बेटा? पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव तो होता है। तो इसी बात को आप कह दो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इस इंटरवल में से आप कुछ भी चीज़ उठा लो, कोई भी अंक उठा लो भैया, उन सब अंकों के लिए जो हमारा भैया डेरिवेटिव है ना वो सदैव 0 से बड़ा है। अब डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो निरंतर वर्धमान है। सिंपल। समझ में आई क्वेश्चन कैसे किया? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2
क्या है कि ये फंक्शन है इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है और इस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है, ऐसा मुझे दर्शाना है। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे दिखाएंगे? इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। लॉग समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/समथिंग, और समथिंग का वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज कोस एक्स। ये आ जाएगा जी हमारे पास, डेरिवेटिव क्या आ गया? कोट एक्स आ गया, है ना। अब मुझे बताओ कि ये जो कोट एक्स होता है वो इस इंटरवल में पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? अब मुझे पॉजिटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो आप इसी बात को कह दो। आप कह दो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए हमारा जो डेरिवेटिव है या फिर कह लो कोट एक्स, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है भैया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो निरंतर वर्धमान है, इस इंटरवल में निरंतर क्या है? वर्धमान है। समझे कि नहीं? निरंतर वर्धमान है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो कोटेक्स है वो इस इंटरवल में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? आपके आंसर नेगेटिव होता है, तो इस बात को कह दो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या है? हमेशा नेगेटिव होगा। कोटेक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में, कौन से इंटरवल में? इस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है। कितनी आसानी से हमने सोल्व कर लिया, कोई भी दिक्कत आई नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि ये जो फंक्शन है ना log ऑफ कोस एक्स, जहाँ पे कोस एक्स का मापांक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये मापांक लिखा हो बेटा, ठीक है। ये मापांक नहीं हो सकता यार, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि मापांक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हर एक पॉइंट पर संभव होता ही नहीं है ना, तो ये मापांक नहीं पाएगा, ये ब्रैकेट पाएगी भैया। इसको ठीक कर लेना, मैं भी चेक भी कर लेता हूँ। ब्रैकेट है भैया इसकी, ठीक है, कभी गलती कर बैठो। तो log ऑफ कोस एक्स ये फंक्शन दे रखा है, आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान है और इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है। पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, कुछ भी अंतर है ही नहीं, तो इसको आप स्वयं करें, ठीक है। पिछला क्वेश्चन देख लें, जिन बच्चों ने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा, पिछला क्वेश्चन देख लो, और उसके जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं हुई है इसके अंदर, तो ये आप खुद ब खुद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन वर्धमान है, ऐसा सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करेंगे? इसका डेरिवेटिव याद कर लेंगे। इसका जो डेरिवेटिव है वो इस सेट के लिए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो वर्धमान है, नहीं हुआ तो वर्धमान नहीं है ना। तो इसका डेरिवेटिव याद करते हैं। फंक्शन हमारे पास x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। अगर मैं इसका डेरिवेटिव याद करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? यह आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर डालता हूँ तो डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? आप कहेंगे सर एक काम करिए, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, है ना, अच्छा रहेगा, फिर हमें थोड़ा आसान हो जाएगा ना ये पता करने के लिए कि भाई इसके अंदर मैं अगर x की जगह कुछ भी वैल्यू डाल दूँ कि क्या आएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, 3 बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1। ऐसे कोई दो अंक है जिनको जोड़ने पे -2 आ जाए, गुणा करने पे 1 आ जाए? जोड़ने पे -2 गुणा करने पर 1, -1 और 1, है ना। तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल टू 3 को बाहर निकाल रखा है, x² माइनस 1x माइनस 1x प्लस का 1। थोड़ा फैक्टर बनाइए इसके, तो अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1 बचना चाहिए, तो बाहर -1 लेना पड़ेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो f डैश x है वो बराबर है 3 गुणा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो चीज़ है ये किसी भी रियल मान के लिए क्या क्या होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी? आप कहेंगे सर आप इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, वैसी बात है। और किसी पॉजिटिव संख्या की पॉजिटिव संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा पॉजिटिव होना ही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक बिंदु के लिए हमारा जो डेरिवेटिव है, हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना भाई, क्योंकि एक्स के लिए हम 1 डाल दे तो 0 तो बनेगा ही ना। तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए वर्धमान है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल था इसके अंदर? आसानी से ज्ञात कर लिया, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो,
बहुत आसान है। यहाँ पे हमें इंटरवल बताना है, ऐसा इंटरवल बताना है जहाँ पे ये जो फंक्शन है वो वर्धमान हो। जहाँ पर भी इंटरवल बताना हो तो वहाँ पे क्रांतिक बिंदु वाला तरीका इस्तेमाल में लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हमें फंक्शन दे रखा है ये, इसका सबसे पहले ले लो डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा आएगा, आप लेके देख लेना, मैंने लिया हुआ है तो इसलिए मुझे मालूम है, ऐसा आएगा। आप लेके देख लीजिएगा, इसका डेरिवेटिव ऐसा ना है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा सेम, प्लस में पहला वाला सेम, दूसरा वाला का डेरिवेटिव प्लस माइनस करके या फिर यहाँ पे माइनस बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा ऐसा आएगा। अब क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं, क्योंकि अंतराल पूछा है, जहाँ भी अंतराल पूछ ले वहाँ पे हमें क्रांतिक बिंदु वाला तरीका इस्तेमाल में लेना है। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो डेरिवेटिव आया इसको शून्य के बराबर रखना पड़ता है। इसको रखते हैं अपन शून्य के बराबर। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से सबसे पहले जो चीज़ कॉमन आ रही है उनको कॉमन निकाल लो। जैसे एक्स कॉमन आ रहा है, ए की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया 2, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स बराबर 0। अब दो चीज़ों में गुणा करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर मैं इसको जो अब रखूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स अल्टीमेटली एक संख्या ही तो है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको जो अब रखूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, शून्य आ गई। और अगर मैं इसको जो अब रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो मेरे पास दो क्रांतिक बिंदु आ चुके हैं, शून्य और 2। यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा सॉरी माई मिस्टेक, वापस समझिए। यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने आएगा तो दो क्रांतिक बिंदु यही आएंगे, लेकिन मेरे समझाने का तरीका गलत हो गया। यहाँ पे समझो, यहाँ पे बेसिकली तीन चीज़ें हैं, एक तो ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तीन चीज़ों की गुणा करने पर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये पहली वाली चीज़ 0 पाएगी, या दूसरी वाली चीज़ 0 पाएगी, या तीसरी चीज़ 0 पाएगी। तो अगर मैं इस पहली वाली चीज़ को जवाब रखूँगा तो एक्स की वैल्यू तो 0 आएगी। अगर मैं इस दूसरी वाली चीज़ को जवाब रखूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर माइनस एक्स को अगर मैंने जवाब रखा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो आप कहेंगे सर ई की कौन सी पावर रखने पर 0 आता है, ई की ऐसी क्या पावर रखूँ कि 0 आ जाए। तो आप कहेंगे सर ऐसा कोई मान है ही नहीं। खुद सोचो ना, ई का पावर में क्या रखूँ कि 0 आ जाए। तो आप कहेंगे सर ऐसा कोई मान है ही नहीं ना भैया। अगर मान लो तुमने एक्स की जगह 0 रख दिया तब भी ई की पावर 0 तो 1 होता है, 0 तो आएगा ही नहीं। यानी कि ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसको भूल जाओ भाई, जैसे अपन लिखते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इन दोनों में दो चीज़ें गुणा करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 3 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, है ना। तो जब तुम इसको जवाब रखते हो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। हम समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि भाई दोनों तरफ हमने 3 से भाग कर दिया, वो भी तरीका ठीक है समझने के लिए, लेकिन असल में लॉजिक ऐसे ही काम करता है ना। होता क्या है कि दो चीज़ें गुणा करने पे 0 आ रहा है ना, इसका मतलब या तो ये 0 पाएगा, ये 0 पाएगा। अब ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो हम इसको देखते हैं और या इसको देख करके फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। सेम चीज़ के साथ है भैया, इन तीनों चीज़ों के गुणा करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 पाएगा, ये 0 पाएगा, ये 0 पाएगा। अब ये तो 0 हो सकता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ये 0 हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कुछ आएगी नहीं निकल के, यहाँ से कुछ एक्स की वैल्यू निकल के नहीं आएगी। अगर मैं इसको जवाब रखूँगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 2, है ना। ये करेक्ट लॉजिक है इसका, समझ में आ गई। तो क्रांतिक बिंदु तो वैसे दो ही आने हैं, लेकिन लॉजिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स के लिए ये दो आ चुके हैं भैया। तो इनको अपन नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल बन गए, ये एक और ये 3 इंटरवल बन गए। तो सबसे पहले इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठा लो, मान लो 5 उठा लिया तुमने। 5 को अगर तुम इस डेरिवेटिव के अंदर ढालोगे, इस डेरिवेटिव इसके अंदर ढालो, चाहे तुम इसके अंदर ढालो चाहे इसके अंदर ढालो, क्योंकि तीनों के तीनों चीज़ें सेम है ना, इनको मॉडिफाई करने पे बनाए, है ना। तो इसके अंदर ढाल देते हैं। तो अगर मैं 5 को इसके अंदर ढालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो पॉजिटिव हो गया सर। और ए की पावर कुछ भी रखो, -5 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, हमेशा पॉजिटिव आना है बेटा। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अल्टीमेटली क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब इसके बीच में कोई अंक ले लो, मान लो 1 ले लिया, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव बनना है, ए की पावर कुछ भी रखो पॉजिटिव बनना ही है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव बन गया। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी अंक ले लो, मान लो कि -1 ले लिया, तो ये नेगेटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होना ही है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा भैया, ठीक है ना। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि किस अंतराल में वर्धमान है। तो किस अंतराल में वर्धमान है, आपके आंसर इस अंतराल में वर्धमान है, 0 से 2 के बीच में, है ना। हम यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ 0 से 2 के बीच में जो फंक्शन है वो हमारा वर्धमान है या वर्धमान है, ये कहोगे। आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, कहाँ है ऑप्शन में। तो अब क्या करें,
अगर ये ऑप्शन में होता तो इसको तो टिक कर देता मैं 0,2, क्लोज क्लोज 0,2, तो ऑप्शन में होता तो इसको टिक कर देता। अब क्या करें, ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में सर जी ओपन 0,2 है ना। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, बताइएगा, अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में वर्तमान है तो क्या वो इस इंटरवल में वर्तमान होगा कि नहीं होगा? आपने सर ऑब्वियसली होगा। अगर कोई फंक्शन 0,2 जहाँ पे दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगी है, जहाँ पे दोनों को इंक्लूड किया गया है, अगर वहाँ पे वर्तमान है तो ओपन ब्रैकेट में भी वर्तमान होना ही होना है। 100% पक्की बात है भैया, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर कोई फंक्शन क्लोज ब्रैकेट में वर्तमान है तो ओपन ब्रैकेट में वर्तमान होना ही होना है। भाई आपने 2 पॉइंट कम कर दिए ना, 2 पॉइंट कम कर दिए फिर भी तो वर्तमान रहेगा ही ना। हाँ, अगर आप 2 पॉइंट बढ़ा देते 0,2 की बजाय, आप मान लो कि आप बोलते कि भैया मैं 2 पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, मान लो कि 2 पॉइंट बढ़ा दो यार, -1,2 कर दो, है ना, -1,3 कर दो, लेट से तुमने 2 पॉइंट बढ़ा दिए, 2 पॉइंट बढ़ा देते तब हम गारंटी से नहीं कह सकते थे कि वर्तमान है या नहीं है। हाँ, 2 पॉइंट कम कर दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इंटरवल बना वो भी वर्तमान होने होने। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करेंगे, समझे? आप इसको ऐसे लिखेंगे कि भैया ये जो फंक्शन है वो इस क्लोज ब्रैकेट के लिए, इस क्लोज इंटरवल के लिए वर्तमान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ओपन इंटरवल के लिए भी वर्तमान होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। अगर ऑप्शन में ये वाला होता तो उसको टिक करते भैया, अब ये वाला है नहीं तो इसको करना पड़ेगा, वो मजबूरी है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।